एसपी को दरखास्त लगा दो या एसपी को दरखास्त लगाई, ये जो वाक्य हैं अमूमन हमारी बोलचाल में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एसपी साहब से बड़ी उम्मीदें होती हैं और ये जो एसपी की जिम्मेवारी है ये उम्मीदों से ही भरी नहीं, जिम्मेवारी से भी भरी होती है। जी हाँ, अफसरनामा में स्वागत है आपका और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज अफसरनामा की इस कड़ी में हम रोहतक जिले में पहुंचे हैं, जहां एसपी यहां के पंकज नैन हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इन जिम्मेवारियों और इस उम्मीद के बीच क्या क्या है। नहीं सर, ये जो परेड है या जो एक्सरसाइज हैं, अमूमन हम समझते थे कि भाई भर्ती हो गए, पुलिस में हो गया काम, उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं। तो फिटनेस पे लगातार काम करना होता है या ये आप ही की पहल है इस तरह? देखिए, फिटनेस पुलिस की जॉब में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी 24 घंटे की वर्किंग रहती है और इस जॉब में अगर फिटनेस ना हो तो कहीं ना कहीं हम अपना जो नौकरी है उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम पुलिस लाइन में सभी जवान आएँ और फिटनेस से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज यहाँ पर करें। इसमें ऑन रोटेशन हमारी ये कोशिश रहती है कि 2 या 3 महीने में एक बार सभी हमारे जवान इस ट्रेनिंग को लेकर जाएं। बहुत बढ़िया, ये इस तरह के इनिशिएटिव जरूरी हैं, क्योंकि आपकी टीम को फिट रहना बेहद आवश्यक है। एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, आपने तो आईपीएस की ट्रेनिंग ली, तो आपकी जो ट्रेनिंग और खास तौर से जिस तरह की एक्सरसाइज अब होती हैं, कितना फर्क होता है? वहाँ क्या ऐसा सिखाया जाता है या जो आपकी बेसिक पुलिस ट्रेनिंग होती है उसमें क्या अलग होता है? पुलिस ट्रेनिंग एक पुलिस जवान से लेकर आईपीएस अधिकारी तक लगभग सेम होती है। ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है पुलिस की जिसमें 8 या 9 महीने में इतनी स्किल्स इम्पार्ट कर दी जाती है जो कि शायद वर्ल्ड में किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। बड़ी बात बताई है। दरअसल हमें ये लगता है कि एक बार साहब बन गए, एसपी हो गए या एसएचओ हो गए तो काम खत्म हो गया। ऐसी स्थिति नहीं है, लगातार फिट रखना पड़ता है। और नैन साहब फिट कैसे रखते हैं अपने आप को ये तो आपने देखा ही, लेकिन रोहतक की पब्लिक में हिट कैसे रखेंगे ये भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए सफर में हमारे साथ, अफसरनामा जारी है। परेड ग्राउंड में देखा ही कि किस तरह से पुलिस के जवान अपने आप को फिट रखने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। और ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि उम्र के हिसाब से कहीं रुक जाती है, थम जाती है। 40 के पार भी हमने नौजवान चाहे ना हो, 40 के पार जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अपने आप को फिट रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं। हमारे साथ एसपी साहब का स्टाफ उनके साथ ही मौजूद है, डीएसपी साहब हैं वो भी मौजूद है। डीएसपी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अनुभव की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, एक आपकी रोहतक ज़िले के लीडर हैं आपकी टीम के, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर, हमारे कप्तान साहब के नेतृत्व में चाहे फिज़िकल फिटनेस हो, चाहे जवानों का वेलफेयर हो, चाहे क्राइम के रिगार्डिंग हो, साहब के नेतृत्व में जब से साहब यहाँ आए हैं उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जो कप्तान साहब की ये टीम है बहुत ही अच्छा उनके नेतृत्व में काम कर रही है। चाहे क्राइम का हो तो मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलता है। ग्राउंड में आप देख ही रहे हो, ग्राउंड के अंदर अच्छा काम करने वाले को एट द स्पॉट मौके पे ही एसपी साहब द्वारा रिवार्ड दिया जाता है। अच्छा काम करने वालों को परेड के अंदर भी रिवार्ड दिया जाता है। टीम लीडर की खास बात यही होती है कि अपने स्टाफ की बात सही से सुने और किसी भी वक्त सुन सकते हैं और ये बात अपनी कह सकते हैं। और चाहे कोई भी बात हो अपनी, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात हो, घर परिवार की बात हो, या फिर ऐसी बात जहां ज़रूरत हो उनकी गाइडेंस की, उनके नेतृत्व की, लगातार अफसरनामा में पंकज नैन के बाबत आपको जानकारी देने की हमारी कवायद जारी है। पुलिस के जवानों का फिट रहना बेहद ज़रूरी है। हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ये हमें और आपको भी पता है। और इस फिटनेस के लिए एसपी साहब ने खास ध्यान दिया। पहले भी हमारी बात हो रही थी कि जो 40 के पार पुलिस के जवान हैं उनके लिए डिस्पेंसरी, खास तौर से कि क्या क्या दिक्कतें हैं, रूटीन चेकअप होता है यहाँ डिस्पेंसरी में। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, किस तरह के चेकअप होते हैं, कितने लोग आपके पास आते हैं, क्या डेटा है? पहले सर हम ना रूटीन में हेल्थ चेकअप कैंप लगाते थे
उसमें हमारे पास चेकअप में मुश्किल से 150 से 200 जवान आते थे। फिर हमने ये देखा जिस जवान को एक्चुअल में दिक्कत है वो हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। हम कंप्लीट हेल्थ इवोल्यूशन हर जवान का चेकअप करना शुरू किया। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम रोहतक शहर के जो मशहूर डॉक्टर्स हैं, होली हार्ट हॉस्पिटल है, सनफ्लैग ग्लोबल्स है, जिस तरह की भी दिक्कत है उन डॉक्टरों की मदद ली। उसके हिसाब से हमने रोहतक पुलिस के 2000 जवानों को चेक किया, जिसमें कुछ जवानों को बहुत ही ज़्यादा शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, उनको पता ही ना था कि हमें हार्ट डिजीज़ भी है, शुगर भी है। उनको हमने चेक किया। अगर उनका टाइम पे इलाज नहीं होता तो वो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो सकती थी। बड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज़रूरी है। और ये इनिशिएटिव जो एसपी साहब की तरफ से लिया गया कि इसको गंभीरता से लिया जाए, कि जवानों में जिस तरह से स्ट्रेस होता है, जिस तरह का प्रेशर होता है, ये रौब और मौज की ही जॉब नहीं है। ये लगातार आप देख भी रहे हैं और हम आपको और आगे दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो आपने देखा था कि किस तरह से पूरे ग्राउंड में एसपी साहब अपने जवानों को फिट रखने की कवायद करते हैं। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की कि जो फाइलें हैं, जहाँ भी वक्त मिलता है उसका निपटारा किया जाता है। और एसएचओ हों, हेड कांस्टेबल हों, चाहे उनकी प्रॉब्लम हो या उनकी शिकायतें हों, किस तरह से उनका समाधान किया जाता है, ये भी हमने दिखाया। एसपी साहब तैयार हो गए हैं ऑफिस के लिए। एसपी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि ये अमूमन हम पूछते हैं कि क्यों एसपी ही क्यों, हम पुलिस में ही क्यों? शायद ज़िंदगी की डेस्टिनी थी, या फिर आप ऐसा कहिए कि शौक भी था जी। और कई तरीके की जॉब्स पहले भी की, और उसके बाद जो शौक था और जो डेस्टिनी थी वो दोनों यहाँ पर आकर मिले, और फिर 2007 से मैं इसी नौकरी पर हूँ। ये ऐसा कैसे होता है कि जो यूपीएससी का हाल ही में रिजल्ट आया, नंदनी जी हैं, वो रिवेन्यू में थी, लेकिन फिर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, आईएएस हुए। आप भी एससीएस में थे, और फिर उसके बाद ये पुलिस सेवा। घर की कुछ इस तरीके की समस्याएं थी कि नौकरी करना ज़रूरी था, और 2001 से जब मैं 21 साल का था तब से नौकरी कर रहा हूँ। कुछ समय प्राइवेट जॉब किया, उसके बाद एचसीएस का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर सिलेक्शन हुई। और यूपीएससी क्योंकि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था लाइफ, और जब इस तरीके के संसाधन हो गए कि मैं उसके लिए तैयारी कर सकता हूँ, तो उसके लिए कंप्लीट किया और उसको अचीव किया। आंटी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेकफास्ट। पंकज जी, शुरू से मतलब पढ़ने वाले या इस तरह के, या कभी ऐसा भी आया कुछ शरारतें जैसे बचपन में आती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ। लेकिन ऐसे तो बच्चे करते हैं थोड़ी बहुत ही, तो लेकिन शरारत याद है? लेकिन हाँ, आपको मतलब ये ऐसा था जब स्कूल जाता था, छोटा था, दूसरी तीसरी तक, अब 2 छुट्टी मार लेते था, कितनी ज़बरदस्ती कराते नहीं जाए था। अच्छा। हाँ, तो घर में क्या करते थे, छुट्टी क्यों मारते थे? बस पढ़ाई करते थे घर में बैठ के। अच्छा, घर में पढ़ाई हाँ, के लिए? घर में पढ़ता था शुरू से, लेकिन स्कूल जाने से इसने कहना था मैंने हफ्ते में 2 छुट्टी मारनी है मारनी। बच्चा था ना जब की बातें हैं ये। अच्छा। तो फिर ये फर्स्ट आता था, बिल्कुल नंबर पूरे लाता था। हाँ। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबरों में तो कभी फर्क नहीं पड़ा पढ़ाई में तो, लेकिन घर बेशक रहा। अरे तो फिर एक दिन इसके पापा ने गुस्सा आ गया और कहने लगा जा स्कूल, ये कह रहा नहीं जाता। उसने वो ज़बरदस्ती इसको स्कूल छोड़ के आया। उस दिन के बाद फिर मेरे बेटे ने कोई छुट्टी नहीं होगी। क्या बात है। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, ये बचपन से ही पढ़ाई में थी? हाँ, बचपन से पढ़ाई में। अच्छा, आप लोगों ने सोचा था कि भाई बेटे को ये बनाना है? भाई देखो, हमने तो सोचा नहीं था, क्या पता क्या बनेगा, लेकिन मेरी तो ये थ्योरी थी मेरे बच्चे पढ़ ले, मैं अनपढ़ थी तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, अभी भी होती है, थोड़े सहन करने में, थोड़ा सा बोलने में। एक तो आजकल देखो रुतबा ऐसा है, आप वर्गे लोग आते हैं तो थोड़ी सी झिझक सी आती है ना, बोलने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये जो सफाई है ना, जो ये साफ गोई है, ये केवल हरियाणा में मिल सकती है आपको, यही बता देते हैं जी। तो बस फिर मेरे को ये लगे भाई मैं तो नहीं गई स्कूल में कभी। जो मेरे से बड़ा भाई था, मेरे को स्कूल में 4 भाइयों में एक बहन थी, मतलब प्यार से थी, छोटी थी जी। स्कूल भेजी मैं, लेकिन तो मेरे से बड़ा भाई था, प्रिंसिपल बन गया था, लेक्चरर लग गया था, तो उसने थोड़ी जिद की कि ये स्कूल जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा।
तो उस टाइम बच्चे लड़कियां का इतना वो नहीं था, है ना, लड़का पे था, भाई लड़का स्कूल जाए, लड़की की तो कोई बात नहीं, है ना। तो फिर मैं थोड़ी सिलाई कढ़ाई में लगाई, मेरे माँ बापा ने भाई सिलाई कढ़ाई सीख लिया, माँ बाप इतना प्यार दिया, भाई भाभिया ने मेरे से बहुत लाडली हूँ मैं, ये भी बहुत है। गांव के उठे हुए हम तो, जब ये गर्भ में था, जब बाहर निकली थी मैं तो 3 लड़कियां मेरे तो गांव में ही पैदा हुई थी। तो मैंने तो चक्की पिस्सी हैं, सानी कुट्टी हैं, तो खेत में काम किया है, फल भी मिला है, सारा कुछ किया है। एक और बात बता दें, आंटी दरअसल अभी ना दादी बनी हाँ, और सर दूसरे बेबी के पिता बने हैं, और भाई हमारी तरफ से भी आपको सर, आंटी आपको धन्यवाद। ये न्यूज़ की तरफ से जी। धन्यवाद। लेकिन मैंने मेरे बेटे पे बहुत गर्व है, नहीं मेरे को कभी टेंशन होती है, अगर आज वहाँ हो गया, कुछ हो गया, भाई तेरा बेटा जा रहा है, मेरे को पता है मेरा बेटा हैंडल कर लेगा, मैं जानती हूँ, कभी हमने टेंशन नहीं होती। जैसे 3 लड़कियाँ होगी थी, मैंने ये नहीं उम्मीद थी लड़का होगा, लेकिन मेरा 3 नाम होया तो ऐसा होया कि मेरा बच्चा नाम रोशन। सारी कमी पूरी हुई। हाँ, ये जो हमें लगता है ना कि ऐसे ही एसपी बड़ा रुतबा मौज हो गई, ये दरअसल बड़े स्ट्रगल के बाद ये जो आंटी कहानी अपनी बता रही हैं, एक ऐसे परिवार से जो बहुत ही संघर्ष से गुजरा, और वहाँ एसपी साहब ने जिस तरह से अपने आप को, अपने लक्ष्य को रखा आगे और उसे हासिल किया, बड़ी प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो संघर्ष से घबरा जाते हैं, अपने लक्ष्य को पाने में मुमकिन नहीं पाते क्योंकि मुश्किलें आती हैं। तो मुश्किलों से नहीं घबराना, ये बड़ा उदाहरण है, बड़ी वानगी है जो आंटी बता रही हैं। सर एक और बात है, ये आईपीएस अमूमन जो ये अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया, इंटरव्यू तक चले जाते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि ये क्या वजह रहती है कि, और जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसकी क्या वजह रहती है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तमाम तैयारियों के बाद कहाँ कमियाँ रहती हैं? 2 चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पहली है हमारी डेडिकेशन, जी। और दूसरा एक आत्मविश्वास। जिस दिन ये दोनों चीज़ें मिल गई, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, आपको किसी भी स्टेज पर कोई रोक सकता। बहुत बड़ी बात बताइए, डेडिकेशन और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बनाए रखिए, उसे लूज मत करिए। यही बड़ी जो सीख है, या यूँ कहिए कि बड़ी जो टिप्स हैं आपके लिए, खासकर आप जैसे युवाओं के लिए जो इतना बड़ा सपना लिए हुए हैं, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी को जीना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, खासकर उनके लिए सफ़र में बने रहिए हमारे साथ, और बहुत सारी बातें आपको बताएं। नहीं, एक तो बस है आपकी, पुलिस लाइन रोहतक है, चर्च शीला बाईपास के साइड वाली गली में कोने से मैं छुप के खड़ा होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग जाता है कि ये चौक पे खड़ा है या अंदर घुस के खड़ा है। तो इवन इसका डेली यूज़ तो ये करना है कि आपके थाने चला है, थाने में तो 6 और 2 थाने हो गए तो 12 व्हीकल देखने में एग्जैक्ट 30 सेकंड लगती है कि कौन कहाँ पर क्या खड़ा है। ये तो आप दिन में 4 बार भी कर सकते हैं। ये इंश्योर कराओ कि एसएचओ का व्हीकल जब भी वो खड़ा है वो थाने के बाहर खड़ा हो, थाने के अंदर ना खड़ा हो, ऑटोमेटिकली एक व्हीकल का एडिशन हो जाता है। जी हाँ, एसपी साहब के ऑफिस में अब हैं, और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से पूरे स्टाफ की उन्होंने मीटिंग ली, और उस मीटिंग के दौरान ये सभी चर्चाएं होती हैं, चाहे अब तक की रिपोर्ट क्या रही, आगे एक्शन क्या होगा, और सारा जो प्लानिंग होता है वो ये रूटीन का मैटर होता है। सर क्या वीकली होता है, किस तरह से आप इस तरह की मीटिंग रखते हो पूरे स्टाफ? नॉर्मली जो डीएसपीज़ लेवल की मीटिंग है इनकी हफ्ते में एक बार कोशिश करते हैं, और इस तरीके के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि नई जो हमने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि हमारे जो डीएसपीज़ है गजेटेड ऑफिसर हैं और इनके अधीन 1-1, 2-2 पुलिस स्टेशन आते हैं, तो ये इफ़ेक्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक सभी एसएचओज़ और हमारे चौकी इंचार्ज की मीटिंग है, वो महीने में कम से कम एक बार, या बीच में कोई अर्जेंट इशू आ जाए तो उसको भी लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जब एक परेड ग्राउंड के बाद, पुलिस लाइन के बाद, आप बहुत सारी फाइलें आप निपटा रहे थे,
आपके स्टाफ की कुछ शिकायतें भी थी और कुछ कंप्लेंट भी थी। ये किस तरह से मिलती हैं, किस तरह से देखते हैं आप इनको? जैसा कि अभी हमारे सभी गस्टेड ऑफिसर भी यहाँ पर आए थे, इनकी चेकिंग का एक शेड्यूल होता है। वो चेकिंग का शेड्यूल करें या हमारे कंट्रोल रूम के थ्रू, अभी हमने सभी व्हीकल्स में भी GPS लगवाया है, उसके भी थ्रू, या फिर हमने एक आम जनता को भी एक व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, उसके थ्रू भी काफ़ी शिकायतें आती हैं। और ये ऐसी शिकायतें जो हमारे पुलिसकर्मियों के अगेंस्ट है, जहाँ पर उनकी इस तरीके की शिकायत है कि उन्होंने अपना वर्क जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया है। उन सभी शिकायतों का निपटारा इस समय में, जब हमारा पब्लिक का समय ख़राब ना हो, तो वहाँ करने की कोशिश करते हैं, कभी परेड ग्राउंड में और कभी अर्ली मॉर्निंग, ताकि उनको वहाँ बुला भी सकें, उनकी भी सुन सकें, और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकला है उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकें। और क्योंकि रोहतक में करीब 1 साल के करीब हो गया होगा आपको, 7 महीने हुए हैं नैन साहब को। 7 महीने की अगर उपलब्धियों की बात करें, कुछ चेंजेस की बात करें, या कुछ ऐसी चीज़ कि हाँ नैन साहब आए और रोहतक में कम से कम 7 महीने में ये चीज़ रोहतक को दी? सबसे पहली चीज़ तो जब यहाँ पर आया तो 2 बड़े इवेंट थे। हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल था, जो कि एक नेशनल इवेंट था यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा आयोजन हुआ था हमारी MD यूनिवर्सिटी में। उसको बिल्कुल कोई भी हल्का सा भी उसमें इस तरीके का नेगेटिव इवेंट नहीं हो पाया। उसको हमने इफ़ेक्टिवली सभी डिपार्टमेंट्स के कोलैबोरेशन से करवाया। अगला यहाँ का चैलेंज जाट आरक्षण को लेकर था। जाट आरक्षण में इस बार सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल थी, और उसको किस तरीके से हैंडल करना है कि लोगों को 1% भी ये फील ना हो कि हम इस शहर में सुरक्षित नहीं हैं, या उनकी जान या माल को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। अगले 2 या 3 महीने काफ़ी बड़ा चैलेंज था, और उसको भी सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पर पूरा किया गया। अभी अगर पुलिसिंग में हम देखें तो अभी हमारे जो इवेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं वो क्रिमिनल्स को लेकर हैं। रोहतक एक क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट रहा है, और अगर हम क्राइम का देखें तो 2 चीज़ें काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। वो है ड्रग्स और जो इलीगल वेपन्स हैं। इन पे एक स्पेशल ड्राइव हमारी पिछले 3 महीने से चल रही है, और काफ़ी पॉजिटिव उसके रिज़ल्ट सामने आए हैं। काफ़ी बड़ी कैच हमने ड्रग्स की और इलिसिट आर्म्स की है, और उसी का रिज़ल्ट है कि जो बाकी हमारे IPC के क्राइम्स हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है। अगर आप ड्रग्स का भी देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना हमारी रिकवरी हुई है, और इसी तरीके से आर्म्स का भी कैच देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में 2.5 से 3 गुना उनकी भी रिकवरी हुई है। इस को हमने ऑपरेशन क्लीन रोहतक का नाम दिया है, और इस पर हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के अलावा आप ये जो भी हम देख रहे थे कि मीटिंग के दौरान GPS जो सिस्टम की आप बात कर रहे थे, वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है, किस तरह से आपने उसको शुरू किया? पुलिस के सभी काम में ह्यूमन इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसी चीज़ों पर टेक्नोलॉजी जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये हमें काफ़ी बेनिफिट देती है। इसमें 3 या 4 एक्सपेरिमेंट हमने अभी किए हैं। सबसे पहला GPS को था। GPS हमारा अभी तक पुलिस की PCRs में था, उसको एक्सटेंड करके हमने मोटरसाइकिल जो हमारे राइडर्स हैं उन पर भी लगाया है, और हर एक जो भी हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, DSPs हैं, कंट्रोल रूम इंचार्जेस हैं, इवन मेरे भी सभी के मोबाइल्स में हम बिल्कुल 1-1 मिनट सभी व्हीकल्स की लोकेशन देखते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी व्हीकल अपने निर्धारित पोजीशन से दूसरी जगह पर है तो उसकी हमें तुरंत लोकेशन पता लग जाती है। इसके साथ साथ जो 2 चीज़ और हमने वीडियो कैमरा को लेकर की थी, वो जहाँ पर भी हमारे ट्रैफिक चलान्स कट रहे हैं वहाँ पर सभी व्यक्तियों को बॉडी कैमरा दिए हैं, ताकि 100% रिकॉर्डिंग होती रहे। कहीं पर भी पुलिस मिसबिहेवियर की बात है या आम जनता पुलिस के साथ मिसबिहेव करती है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए। हमारे जितनी SHOs की मोबाइल है उन पर भी डैशबोर्ड कैमरा लगाया है, ताकि वो जहाँ पर भी जा रहे हैं उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और एक वीडियो एविडेंस हमारा बनता रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे इनिशिएटिव आपने सुने उपलब्धियों के तौर पर। ये बड़ी बात थी कि जाट आरक्षण के समय माहौल बड़ा टेंस था रोहतक में खासकर, और उस स्थिति से निपटा यकीनन बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया, जिम्मेवारियां आपको दिखाई, किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं वो आपको दिखाया, लेकिन इसके दौरान और भी कई सारी चुनौतियाँ हैं, उन पर भी बात करेंगे।
तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से एसपी साहब अपने दिन की शुरुआत करते हैं और फिर ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस का आलम आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है लोगों की, लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हुए हैं और उसका किस तरह से निपटारा करते हैं, किस तरह से लोगों को डील करते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जी गांव में गए जी हूँ। हाँ। गांव में जाके जी मैंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट हमारे कोर्ट से जीते हैं जी, नक्शा है, सारे कागज हैं जी। ठीक है। तो उनने कागज तो बगा के मारे जी। हाँ। मेरा दादा खड़ा था, पापा था जी, मेरे पापा को गाड़ी दी जी उनने। बकवास नहीं करना जी। माँ बहन की सारी गाड़ी दी जी। मैं भी मौके पर था। ये मौके पर था जी, मेरा चाचा जी, भाई है, चाचा है जी। और गाड़ी दे के बोला कि ये इनका प्लाट है जी, इसमें चाहे कुछ कर सकते हैं जी। तो इसका परमानेंट सटेगा जी, वो देखा परमानेंट सटेगा जी, सारे कोर्ट के कागज हैं जी, वो सारे कागज दिए जी हमने उनको जी। और खुद होगा लचन के बैठा मैं। ये नज़ारा, ये वानगी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोग एसपी साहब के यहाँ उम्मीद लेके आते हैं, चाहे वो लाइसेंस का काम हो, चाहे मारपिटाई का मामला हो, फायरिंग का मामला हो, झगड़े का मामला हो, पासपोर्ट का मामला हो, इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और उन्हें बड़ी अच्छी बात ये लगी कि नैन साहब जिस तरह से सुन रहे थे, जिस तरह से सुलझा रहे थे, यकीनन हमने चेहरे पर जो लोग दरख्वास्त लेके आए थे एसपी साहब के यहाँ, उनके चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव देखे। और हमारे लिए भी एक अच्छा अनुभव इस लिहाज में रहा क्योंकि अमूमन हम मीडिया वाले इस बात को बताने में गुरेज नहीं करते हैं या बार बार कहते हैं कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, लेकिन यहाँ एक्शन बेहद शानदार दिखा। 5 ट्रक अवैध शराब के बरामद किए हैं। अभी तक भी इनकी टोटल शराब की कितना अमाउंट है उसकी गिनती चल रही है और हमारा अनुमान है कि लगभग 6000 पेटी शराब की इस ऑपरेशन में बरामद हुई है। ये अभी तक की पिछले कुछ सालों में पूरे स्टेट में अवैध शराब की सबसे बड़ी कैच है। इसमें एक व्यक्ति सन्नी और सोनू पुत्र रणबीर, ये बोहर के हैं, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। रोहतक जिले के एसपी पंकज नैन के साथ अफसरनामा लगातार हमारा जारी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह हमने दिखाया कि ऑफिस में जो उनकी कार्यशैली होती है उसको और सुबह से जो डेली रूटीन है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब एक बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं कि रोहतक पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। CIA जो पुलिस स्टेशन है उसमें एसपी साहब आए हैं और एक बड़ी कामयाबी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ऑपरेशन क्लीन, जो पहले भी एसपी साहब ने बताया था, उसके बाद बातचीत हुई थी। सर, ये जो अभी तरह की कामयाबी मिली है पुलिस को, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अभी कल हमारी और आबकारी विभाग की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग 5 ट्रक शराब के बरामद हुए हैं। ये अवैध शराब थी जिसको चंडीगढ़ से लाकर और आगे राजस्थान और गुजरात में बेचना था। ये अभी तक की यहाँ की सबसे बड़ी रिकवरी पिछले कुछ समय की है। करीब 6000 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई है। इसके साथ साथ आज भी काफ़ी हमारा हथियारों को लेकर भी एक बड़ा कैच हुआ है, जिसमें 4 इलीगल वेपन हमारी CIA की टीम ने बरामद किए हैं और इसमें 3 जो बदमाश हैं इस एरिया के उनको भी अरेस्ट किया है। और इस तरीके के अभियान हमारे टाइम टू टाइम चलते रहते हैं और पिछले 1 महीने से काफ़ी हम इलिसिट वेपन्स और जो हमारी ड्रग्स हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के युवाओं का जो भविष्य ख़राब हो रहा है उससे हम उनको एक ठीक भविष्य की तरफ भेज सकें। एक और बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि लगातार इस तरह की रिकवरी होती रहती है, आखिर ये आते कैसे हैं, कहाँ, इनका ओरिजिन क्या है, वहाँ तक क्या पुलिस नहीं पहुँच पाई है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ओरिजिन तक पहुँचने की कई बार कोशिश की जाती है, पर जहाँ से आते हैं हथियार वहाँ पर भी 2-3 लेयर का इस तरीके का सिस्टम होता है कि पुलिस जब पहुँचती है तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अमूमनतः ये जो अगर हम सोर्स देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश इलीगल वेपन्स का मेन सोर्स है। इसके साथ साथ अगर हम ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो राजस्थान से आती हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आती हैं, कुछ उड़ीसा और बिहार से आती हैं। तो इन सभी मामलों में कई बार जहाँ सोर्स है वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो बड़े मामले हैं, जो बड़ी
पैच है वहाँ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सोर्स तक भी जाएं और जितना का पूरा नेक्सस है उसको हम क्लीन अप करें। बड़ी बात कही है एसपी साहब ने, कहा है कि ऑपरेशन क्लीन, जिसके तहत ये सारी रिकवरीज होती हैं, बदमाशों के जो हौसले हैं उन पर लगाम लगाने की कवायद चलती रहती है। और इसके अलावा जिस तरह से जो एक्शन में, जिस तरह से रोहतक पुलिस देखी है, एसपी साहब के नेतृत्व की बात करें तो लगातार उनके स्टाफ की उन्होंने भी यही बात मानी है कि इस नेतृत्व से, इस लीडरशिप से उनमें एक बड़ा जोश रहता है। एसपी साहब, एक क्योंकि अब वक्त बहुत दिया आपने और बड़ा अच्छा भी लगा एसपी साहब के साथ, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। एसपी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि एस्पायरेंट्स की हमने बात की, बहुत प्रेरणा लेते हैं आपसे लोग, चाहे अपराधियों में जिस तरह से खौफ होता है, उनको संदेश आपकी ये कार्रवाई दे ही रही हैं, लेकिन जो नौजवान हैं, जो युवा हैं और आपकी तरह इस पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, एक टिप दे दीजिए उन्हें। हमारे जितने भी युवा हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप सबके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपना एम डिसाइड कीजिए, बड़ा अच्छा उम्र है आपकी, और इसी उम्र में अगर आप एम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरे जज्बे के साथ उस एम के पीछे जुट जाइए। इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अपना एम अचीव करने से रोक सके। बहुत बड़ी बात कही है कि आप अपने एम को तय करें और उसके बाद उसको पाने का जज्बा अपने अंदर बनाए रखें, और यकीनन कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको आपके मकसद से दूर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।